बोहर क्वांटम थ्योरी। द फर्स्ट थिंग इज कि बोहर क्वांटम थ्योरी सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम कोई नहीं होती, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एक बात आप लोगों ने जो ध्यान में रखनी है कि जो हमने जेड इफेक्ट किया था, वो जेड इफेक्ट इज प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबका वन ही है, इसलिए इन दिस केस जेड इफेक्ट इज जेड। am I right? सो आप ये कह सकते हैं कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जेड इफेक्ट ही जेड होता है। इज इट ओके? अब अगर हम बात करें कि ये जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं स्पीशीज को हम और क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं, क्योंकि सब में, पर यूनी इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहा कि सब में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ध्यान से देखें, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा सेंट्रीपिटल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और सेंट्रीफ्यूगल, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हाट? एम बी स्क्वायर बाय आर। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा कि भाई यहाँ आर है और यहाँ भी आर है, इसलिए यहाँ से हमारे पास आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर या एम आर अंडर द रूट। am I right? mr under the root is velocity of electron. am I right? यहीं से हम बात कर सकते हैं that we know mvr said by Bohr is nh upon 2 pi. It means this v square will be equal to n square h square upon 4 pi square m square r square. am I right? यहां पूछा गया कि भाई आप पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है? के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। एम आई राइट? एंड एम बी स्क्वेयर, आर की जगह 2 लिख दिया। एंड वी नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वेयर। एम आई राइट? So kinetic energy is half mv square. So kinetic energy of a charged body. Am I right? From here we can say that half mv square is equal to kz e square by 2r. Yes, no? So this is very important relationship. From here we can say that kinetic energy जब भी हम आगे कहीं यूज करेंगे is के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, जहाँ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का आपको पता है कि पैरामीटर्स के कांस्टेंट है। आगे हम इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं जब डेरिवेशन करेंगे बाकी चीज़ों की। यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर आ गया, यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर इसके बराबर था। हम उस वी स्क्वायर की वैल्यू अगर वहाँ पुट कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ शेल
बताएं जी क्या आया, कौन था पहला, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। हाँ जी बोलो जी, वी स्क्वायर किसके बराबर है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इज इट ओके बेटा? यहां से हम इस आर और इस आर को खत्म कर देंगे, इस एम के साथ ये एम खत्म हो गया, और यहां से आपके पास आ गया दैट आर इज इक्वल टू यस एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वायर। यस नो? इसका मतलब हुआ आगे कहीं भी हम रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। ठीक हो गया? अब अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर देखो तो आपको पता लगेगा कि ये जो एन स्क्वायर है ये वेरिएबल है, ये जो जेड है ये वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है कि अगर वो एच है इट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम यस मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही थी वैल्यू। अगर आप उसकी वैल्यू लिखें, मास किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। yes no? put the value of charge is yes 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs। am I right? अगर आप k की वैल्यू तो वो भी कुलम में होगी। सो तुम बता रहे थे मुझे 9 इंटू 10⁻⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। यही था। अगर आपके पास हाँ जी कूलम इनवर्स स्क्वायर, आओ जी इधर, सारा कुछ लिख दिया आपने। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे दैट इज आर विल बी इक्वल टू 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज एन स्क्वायर इज वेरिएबल यस बेटा अपॉन जेड into this value that is 6.626 into 10⁻⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यस 4 पाई कितना होता है, हाँ जी 3.14 इंटू एम पता है आपको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 पाई का स्क्वायर, और मास के बाद के आपने लिख दिया 9 इंटू 10⁹ उसके बाद क्या है, z हो गया ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी? यहां से आप देख पाते हैं कि भाई किलोग्राम यहां भी है, किलोग्राम यहां भी है, कूलम स्क्वायर कूलम इनवर्स, और लास्ट में आपके पास आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। यस नो? इसका मतलब हुआ ये जो 0.529 है बेटा, ये वैल्यू तो क्या है,
ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब हुआ अगर आपने किसी के साथ कंपैरिजन किया तो ये कांस्टेंट वैल्यू खत्म हो जाएगी। का मतलब हुआ अगर हम एक जनरल फॉर्मूला सारे कैलकुलेशंस के लिए लिखें तो हमें लिखना होगा R2/R1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन Z2 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन Z1। यस नो? यहां तक ठीक हो गया बेटा सभी का? लिखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव to helium positive in its second and third shell respectively. Shell के directly, third means 29 into Z for beryllium is 4 का स्क्वायर है या क्या है? सिर्फ 4 है। 2 का स्क्वायर है, Z as it is है। यही आया। So should I say it is 2/19? 9 only. 2/9। ठीक हो गया? लिखिए जी, वेलोसिटी निकालनी है अब इलेक्ट्रॉन की हमने। अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास पहली इक्वेशन से आ गया था that V is equal to yes root of K Z E स्क्वायर अपॉन MR, यही था, अपॉन MR। R की वैल्यू अभी अभी लिखी आपने, लिखा बेटा कि नहीं? पुट कर दो, शाबाश। क्यों कल मैंने पूछना है और पूछते हुए थोड़ा तुम पढ़ के नहीं आए तो मूड खराब, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। M इंटू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M K Z E स्क्वायर लोजी रूट। जब आपने इसका रूट ले लिया तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई जी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का रूट आ गया जी 2 पाई के Z ई स्क्वायर, M से M खत्म, अपॉन NH। ठीक हो गया बेटा? इसका मतलब हुआ द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। इसलिए व्हेन एनी क्वेश्चन ऑफ वेलोसिटी विल बी आस्क्ड फ्रॉम मी, मैं लिख दूंगा V2/V1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू N1 अपॉन Z1 इंटू ठीक हो गया जी। अब आइए आगे लिखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालें। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको पता है, अगर सरकमफ्रेंस बढ़ेगा मीन्स अगर यहां से बस स्टैंड जाना हो तो चक्कर ज्यादा लगेंगे और यहां से संजौली उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ सरकमफ्रेंस जितना बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस घट जाएंगी। अगर कोई धीरे धीरे चला रहा तो उसके चक्कर कम होंगे।
का मतलब हुआ if velocity is constant it is inversely proportional to circumference, and if circumference is constant it is directly proportional to velocity. तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बेटा जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगी. पुट कर दो सारे फॉर्मूले इसके अंदर. सो वी विल बी सेइंग दैट वेलोसिटी इज, अभी अभी हमने किया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यस नो, इनटू 2 पाई इनटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई square. Am I right? So from here we are getting number of revolutions is equal to, the equation is 4 pi square, yes no, k square z square e4 m upon n cube h cube. So very important is that how this is related to m and n and z. So should I say that the general formula for this revolutions will be, yes yes बनाओ शाबाश. तो मुझे कहना चाहिए कि रेवोल्यूशन 1 अपॉन रेवोल्यूशन 2. रेवोल्यूशन 1 मीन्स जो भी पूछा गया आपसे, am I right, is equal to z1 square into n2 cube, yes no, divided by n1 cube into z2 square. आपने कल जब आना है ये सारी रिलेशनशिप आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे. आपको असाइनमेंट दी हुई है, अगर ना लगे पता तो मैं उसमें डीपीपी लिख के नंबरिंग लगा दूंगा ताकि आपको पता लगे कि ये हमने कर लिया है और ये नहीं. क्योंकि ऐसा ना हो तुम कहीं ऐसी चीज़ में फंसे रहे जो हमने की नहीं है, क्योंकि तुम है मेहनती लोग. ठीक हो गया. सो दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. अब आइए आप so revolution is directly proportional to z square and inversely proportional to n cube. ठीक हो गया. आगे चलें. अब पूछा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. अब जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा. अब आप थोड़ा अटेंटिव रहें. अभी अभी आपने किया कि किसी चार्ज बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इज के ई इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r और पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर. अब आप इन को ऐड करो और निकाल दो टोटल एनर्जी ई. सो दिस इज total energy E will be the sum of kz E square by 2r minus kz E square by r. एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया, वैल्यू आ गई
माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। यहां से हम देख सकते हैं, इफ यू आर रिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, that is kinetic energy by potential energy from the above equation, I think I will get potential kinetic energy by potential energy, I will get minus 1 by 2. Yes, no? Write down now kinetic energy to total energy minus 1. तो मैं लिख दूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। माइनस की बात अभी हम करने जा रहे हैं कि माइनस का मतलब क्या है। देन इज पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, शुड आई से पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, और उसके अंदर k है, उसकी वैल्यू कई बार पुट करके दी होती है, आपने घबराना नहीं है। दैट k विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? दिस k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप इस एनर्जी को देखिए, जो टोटल एनर्जी है उसमें r की वैल्यू पुट करें। जब बेटा आप r की वैल्यू पुट करोगे, E will be equal to, E is equal to, yes, n square h square आप पुट करोगे तो दिस विल बी, बोलो जी क्या आया? दिस विल बी k z E square अपॉन 2 into n square h square अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z ई स्क्वायर। यस नो? इसका मतलब हुआ, अगर आप दो एनर्जी की बात कर रहे हो, दो वेरिएबल है यहां, एक n है और एक z है, लेट अस से वी आर टॉकिंग फॉर any single species, that is hydrogen, so z is 1. If we will change the species, z will change. It means this z is variable, n is variable. Let us say this is energy E1. Now write down the energy is E2. E1 और E2 अभी हम बता रहे हैं आपको कि आपने क्या करना है, और otherwise there will be a big confusion. So this will be 4 pi square m k z e square, yes no, k square आ जाएगा ना, और z square आ जाएगा, और e 4 आ जाएगा, e4 अपॉन 2 से 2 तो ऊपर 4 भी हट जाएगा। That is you will getting this upon n2 square into h square। ये जो मैं n2 और n1 लिख रहा हूं, ये दो शेल्स हैं जिसके बीच हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये दो शेल कहाँ हैं? n1 और n2 आपको फिक्स करना होगा। आपकी बुक में इस n1 n2 के बजाय लिखा हुआ है इनिशियल एंड फाइनल। ठीक हो गया? अब निकालो E2 माइनस E1 एनर्जी निकालो। आप यहां ध्यान दें, ये दो बातें, ये क्या है, समझ में आया कुछ? N2 मीन्स जहां से आ रहे हो, ठीक है। N1 मीन जहां जा रहे हो। तो विद्यापीठ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। इसका मतलब आपके घर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स
MC की लिमिट नहीं है तो आपका घर इन्फिनिटी में भी हो सकता है। इट मीन्स इस N2 को आपकी NCERT में NI लिखा होगा, इनिशियल मीन्स ये आपका घर है जहां से आप चले, और ये जो N1 है ये आपकी फाइनल स्टेज है। ठीक हो गया। सो आप इस इक्वेशन को देखें, E2 माइनस E1, एम आई राइट? आप देखें तो दोनों में ही नेगेटिव साइन है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा। उस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया 2 पाई स्क्वेयर, यस नो, इज 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर z स्क्वेयर E4 अपॉन h स्क्वेयर। एम आई राइट? ये दोनों में है, ये दोनों में ना बेटा, ये हमने ले लिया कॉमन। अब आगे बताओ क्या बचा। आगे बचा E2 1 बाय N2 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N1 स्क्वेयर। अब आप जरा ध्यान से देखें, यहां बात अलग अलग साइन आएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विद्यापीठ आ रहे हो या घर जा रहे हो। क्या जब आप सीढ़ियां उतरते हो और आप सीढ़ियां चढ़ते हो, दोनों टाइम में आपको अच्छा लगता होगा सीढ़ियां उतरते हुए या सीढ़ियां चढ़ते हुए? एक बच्चा सीढ़ियां चढ़ रहा था तो आगे एक बुजुर्ग मिल गए, बेटा मुझे भी पीठ में उठा के ले चल। बाबा जी यहाँ अपने कदम डगमगा रहे हैं, आप ऊपर को चढ़ दो, नीचे मैं उतार दूंगा, क्योंकि नीचे उतारना आसान है। वी आर कमिंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लो एनर्जी। तो बाबा जी को पूछ लेना कि उन्होंने जल्दी आना है कि धीरे आना है, जल्दी आना है कि धीरे आना है। ठीक है, तो वो आपने, अब इसका मतलब हुआ अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि मैं N2 से N1 आ रहा हूं या N1 से N2 जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, इस एनर्जी को ऐसे लिख देता हूं और आपको, और एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि भाई ये साइन मैंने कहा जब आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो अलग होता है, और जब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो ये साइन अलग होता है। इस माइनस को मैंने हटा दिया एंड आई एम जस्ट राइटिंग 2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर z स्क्वेयर E4 m अपॉन h स्क्वेयर, यस नो। और अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ये बताओ? हो जाएगा ना चेंज। सो इट विल बी, आप लिखोगे 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर, और यहां मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि ये पॉजिटिव साइन कब है। नेगेटिव का मतलब है रिक्वायर्ड। जब आप 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे आ रहे हो, am I right? तो जिस साइड को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है वो उसी साइड को जा रहा है, am I right? अगर इलेक्ट्रॉन 1st से 3rd शेल में जंप करता है, आप पहली से दूसरी सीढ़ी में जाते हो, it means you required energy and the same energy you will release when you will come back, because the law of conservation of energy should be followed, am I right? It means मैं यहां ये लिख दूंगा कि भाई ये हमेशा के लिए नहीं है, ये तब है when N2 is greater than N1, am I right? ठीक हो गया जी। अब आप इधर देखें कि N2 is greater than N1, मतलब आप यहां हो। अभी हम बात करेंगे कि आप किस किस तरीके से
इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, जो ये तरीके हैं, these appears in the form of spectral line. आपके बुक में क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है पर वहां मल्टी लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है? इलेक्ट्रॉन तो एक है बट एटम तो एक आइसोलेट नहीं कर सकते ना. सो देयर आर सो मेनी एटम्स, और वो जब एनर्जी चेंज डिफरेंट, एक आदमी है वो फिफ्थ से फर्स्ट फ्लोर में, फिफ्थ से सीधा जंप लगाया, फर्स्ट में पहुंच गया. अब सब थोड़ी ऐसा कर सकते हैं. आदमी वही है, अगले दिन धीरे धीरे चला हुआ, अगले दिन पहली सीढ़ी. अभी मैं बता रहा हूं कि उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या रहती हैं. इसका मतलब हुआ इस टाइम हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं. सो N2 इज जहां से आ रहे हो और N1 इज जहां जा रहे हो. अब आप ध्यान दें, यहां अगर मैं इस एनर्जी को देखूं तो एनर्जी मेरे पास आ गया. आप असली कैलकुलेशंस हैं, साथ साथ में करिएगा. तो मेरे पास आ गया जी एनर्जी का सारे पैरामीटर्स अगर हम पुट करें तो मैंने कहा था उन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हमारे पास आ गया 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर, यस, कितना आया था? -18 नहीं आया था. जूल सेकेंड नहीं, जूल था, एनर्जी था वो. एम आई राइट? इनटू जेड स्क्वेयर और फिर वही क्या 1/N1 स्क्वेयर -1/N2 स्क्वेयर. एम आई राइट? इसका मतलब हुआ ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स. एम आई राइट? This in terms of energy is a Rydberg constant. It means Rydberg constant can have the unit of energy, joule. Am I right? So I should say this is a Rydberg constant into Z square, yes, no, into 1/N1 square minus 1/N2 स्क्वायर, यस नो. ठीक हो गया बेटा? तो आप इस बात को समझिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट डिफरेंट यूनिट में उसकी वैल्यूज डिफरेंट है. एम आई राइट? इज इट ओके? अब आइए आप इस एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकालिए. E इज h न्यू, यस नो. So nu is E by h. और अभी आपने क्या निकाला है? E निकाला है, तो उसको h से डिवाइड कर दो. Am I right? So यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई. फ्रीक्वेंसी इज 2.18 into 10 raised to the power -18 joule, yes, no, upon h कितना होता है? 6.626 into 10 raised to the power -34 क्या? जूल सेकेंड. आ रहा है ना कुछ याद? इनटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर. इज इट ओके नाउ? अब बेटा यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स. अब देखो सेकेंड इनवर्स में कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और ही आ रही है. आ रही है कि नहीं? तो यहां अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 क्या?
सेकंड इनवर्स, एम आई राइट। और ये किसकी वैल्यू होगी? अब ये भी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इज इट ओके? इसका मतलब हुआ फिर से हम कहेंगे कि ये जो है ये एक, इसके साथ बेटा जेड रहेगा, जेड स्क्वायर भी था ना, इसका मतलब हुआ इस फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं इस रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच, एम आई राइट, इनटू जेड स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक हो गया? इज इट ओके? अब आप यहां देखिए कि ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है अगर सेकंड इनवर्स में पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू ये रही। अब आपने निकालना है वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती बेटा? सी बाय लैम्डा, एम आई राइट। और सी बाय लैम्डा बेटा किसके बराबर होता? सी इंटू वेव नंबर। नहीं समझे? 1/λ किसके बराबर होता? वेव नंबर के बराबर। तो मैं कह दूं कि c इंटू वेव नंबर इज फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं ऐसा कर दूं, जो ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं कि डिवाइड? वेव नंबर निकालना है ना, डिवाइड करना है। सो आई शुड से वेव नंबर इज इक्वल टू, देखो यहां से फ्रीक्वेंसी बाय सी। फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन लिखो, 3.3 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लो जी निकालो जी, उसकी वैल्यू पुट कर दो नीचे। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैं n1 और n2 की बात इकट्ठी सबके लिए एक बार ही कर रहा हूं। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ am I right? So if we divide it by 3 into 10⁸ what? मीटर पर सेकेंड। उससे क्या हुआ? ये से ये खत्म। am I right? It means in terms of wave number, in terms of wave number, the Rydberg constant की वैल्यू कितनी आई? This is approximately 1, या आपकी बुक में लिखा है 1.09666667, जिसको याद करना संभव नहीं है, इसलिए आपने क्या किया? सीधा 10⁻⁷ को याद रखा। Am I right? या और यहां अब ये यूनिट बताओ आप क्या आया? This is 10⁻⁷ into z square into 1/n1 square minus 1/n2 square। और इस 10⁻⁷ के साथ क्या बचा आपके पास? मीटर इनवर्स बचा है। Am I right? मीटर इनवर्स। So this is again कौन? Rydberg कांस्टेंट। तो यहां से हमारी वेव नंबर की इक्वेशन आ गई। वेव नंबर की इक्वेशन आ गई दैट वेव नंबर इज इक्वल टू Rydberg कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। मतलब जब आप वेव नंबर के लिए इसको लिखते हो, दैट इज कॉल्ड रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। एम आई राइट? अब आपके पास सब कुछ आ गया, पर n1 n2
की बात नहीं हुई, पर हाइड्रोजन ने मल्टी लाइन स्पेक्ट्रा क्यों दिया की बात नहीं हुई। आप इधर आइए और देखिए कि जब आपके पास N11 है, मतलब हर कोई विद्यापीठ पहुंच रहा है, तो वो कहां से आ रहा होगा? उसका घर कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 मैंने कहा इन्फिनिटी में रहा होगा। और अगर वो N11 पे ड्रॉप करता है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। एम आई राइट? और अगर वो N12, कुछ लोग वहां पहुंचे ही नहीं, ऊपरी पार्टी चली है, कहां पे? N12 पे चली है, तो उनका घर कम से कम कहां रहा होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे रहा होगा। का मतलब हुआ लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू अगर 1 है तो N2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए 2 है। फर्स्ट लाइन आपको पूछा लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन, लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन इज 5। कुछ लोग तो वहां भी नहीं पहुंचे, वो कहां है? N1 3 पे ही हैं, ऊपरी पार्टी चली हुई है। तो अगर वो 3 पे हैं तो उनके घर कहां रहे होंगे? 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी पे रहे होंगे। तो आपको कहा जाता है कि पाश्चन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, नाम क्या बोला? पाश्चन, लाइमन, बामर, पाश्चन। N1 इज 3, लिमिट इज infinity, so 1 by infinity is 0। am I right? अगर वो कहता है कि नहीं, कुछ लोग तो वहां भी नहीं पहुंचे, ऊपर ही चला हुआ है, का मतलब N1 is 4, N2 is 5, 6, 7, 8, 9, कुछ वहां भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब N1 is 5 and N2 is 6, 7, 8 infinity, कुछ वहां भी नहीं पहुंचे। और ये सोच रहे हैं कि हम तो फ्री हैं, हम फ्री हैं, का मतलब N1 is 6 और N2 की वैल्यू 7, 8, 9 इन्फिनिटी। समझ में आई बात? पर एक बात ध्यान रखना, एशिया कप चला हुआ है, ध्यान रखें, लेग बिफोर प्लेयर बैक टू पेविलियन हुआ, का मतलब अगर आपने इस ऑर्डर को रिशफल कर दिया तो ये आपको रिशफल कर देगा। लेग बिफोर विकेट समझते हो ना, LBW, लेग बिफोर प्लेयर बैक टू पेविलियन हुआ। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो कुछ बड़ी नहीं बात, बी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। पहला बी बाल्मर के लिए है, दूसरा बी ब्रैकेट के लिए है, तो समझें कि ए पहले आता है हमारी ABCD में, तुम्हारी में पता नहीं, आर बाद में आता है, तो हो गया ना डिस्टिंग्विश कि कौन सा बी कौन से के लिए है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, NCERT में नाम नहीं लिया गया, ये पूछा गया अ लाइन फॉल्स इन ultraviolet region, so Lyman falls in love। जैसे लव बोला बस आंखें खुल गई, वो वाला नहीं, अगर वो बोलेंगे तब तो तू यहां भावुक हो जाएगा। BV नहीं, Balmer falls in visible region, Lyman falls in ultraviolet region, Balmer falls in visible, and rest of them they fall in peer, beer, peer and here। गेटिंग और नॉट? तो अगर मैं कहूं कि भाई बामर सीरीज की थर्ड लाइन, बामर सीरीज, बामर N1 is 2, थर्ड लाइन मींस 3, 4, 5, N2 is 5। कोई कंफ्यूजन? अब आप आओ यहां, जब आप घर से विद्यापीठ की तरफ आ रहे थे तो आपने क्या क्या किया? किसी ने सीधा ही जंप मार दिया। लिखिए नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड in spectra, number of lines produced in spectra is equal to N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 upon 2, N2 minus N1 into N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, अगर शॉर्टकट लगाना होगा तो कुछ और लगाएंगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब N1 1 नहीं है, N1 1 नहीं है, मतलब वो घर से तो आया पर विद्यापीठ नहीं पहुंचा, हमारा राइट। अगर वो N1 1 नहीं है तभी आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। यहां ध्यान दो, अगर N1 1 हुआ तो इधर देखो, -1 + 1 क्या आया? 0। इसका मतलब देन फॉर्मूला विल बिकम, लिखो
When n1 is 1, the formula is n into n minus 1 upon 2. ये फॉर्मूला कब लगेगा? When n is 1. Are you getting or not? अब आप जरा ध्यान से सुने कि वो कहता है, लिखिए, how many lines will be produced in visible region when electron fall from 5th to 2nd shell? कहां से जंप किया? 5वीं फ्लोर से कोई 2nd फ्लोर में आया, तो बताओ कितनी लाइंस प्रोड्यूस हुई? क्या n1 1 है? नहीं, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2. n2 कितना है बेटा? 5. n1 कितना है? 2. 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3. 3 4 12 बाय 2 कितना हो गया? 6 लाइंस. देख लो, 6 लाइंस हो गई. 6 लाइंस कहां पे हुई? क्या विजिबल रीजन में हुई या विजिबल तक हुई? दो बातें हैं. देखिए, सारे के सारे डायरेक्टली 2nd फ्लोर पे थोड़ी पहुंचे. आप अगर बना के देखो, लगाओ एरो, 5th से 2nd बनाओ ऐसी लाइंस, ऐसी लाइंस बनाओ, शाबाश, फटाफट. और सोचो कि तुम आ रहे हो 5th फ्लोर से. ठीक है, देखो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या. एक बंदे ने सीधा 5th से 2nd में जंप कर दिया, सुना. दूसरा बोलता मैं तो भाई 5th से पहले 4th आऊंगा, फिर 4 से 3rd आऊंगा, फिर 3rd से 2nd आऊंगा. यहां ध्यान दें, यह वो जिसने 5th से 2nd पर जंप मारा, यह वो जिसने 4th से 2nd पर आया, यह वो जो 3rd से 2nd आया. अगर आप इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखें तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6. पर क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड इन विजिबल रीजन. ये तो कहां तक है? विजिबल तक सब हैं. नहीं समझे? का मतलब हुआ जिन जिन की मुंडी 2 में आ रही है वो हुई विजिबल में, सिर्फ वो देखी जाएंगी. अब आपने जब जिन जिन की मुंडी 2 पे काउंट की तो वो मुंडी कितनी आई? 3 आई. इसका मतलब हुआ विजिबल में हुई 3. ये रह गए यहां 2, ये रह गई 1. कैसी काउंटिंग की आपने? 3 2 1. 3 2 1 कितना हो गया? 6. अब अगले में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन ने 7th से 1st शेल में जंप किया. अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब लगाओगे ये वाला. 7th से 1st में जंप किया. इट मीन 7 6 42 बाय 2, 21 लाइन्स. 21 लाइन्स नहीं बनानी हमने, तब तो रह गए हम. 21 लाइन से उसने पूछा कि ये बताओ अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी है. क्या पूछा? कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी है. ट्रिक बता रहा हूं. अगर वो 7 से आ रहा है ना, तो 7 जो लाइमन सीरीज होगी, बताओ वहां सबसे ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वो सबसे नीचे है. सबसे ज्यादा कितनी होती है? अगर वो 7 से आ रहा है तो सबसे ज्यादा 6 ही हो सकती हैं. Am I right? तो आपने क्या करना है? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन उल्टा बोल देना है. कुछ समझे? अगर 7 से आ रहा था ना, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6th. कहां? लाइमन में. देखो यहां 6th लाइमन में हुई, 5 बामर में हुई, 4 पाश्चन में हुई, 3 ब्रैकेट में हुई, 2 पीफन में हुई, 1 हम्प्री हुई. टोटल काउंट कर लो कितनी आगे? 21. तो वहां नहीं लगना है लाइनें काउंट करने. सिर्फ आपको यह देखना है कि भाई हाईएस्ट से, अगर वो बोलता है कि 6th से 1st में जंप किया, तो 6 से 1st पहले तो आप आंसर कितना होगा? 15. तो नीचे वाले में क्या बोलोगे? 5 4 3 2 1. कितना हुआ? हो जाएगी ना? हो जाएगा कि नहीं होगा? This is how we calculate the number of spectral lines. Thank you very much.